सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे जर्मनी में, और खान साहब से आज ये पूछेंगे, खान साहब, जिस तरह ईरान इसराइल आपने देखा कि जंग हुई, पूरी दुनिया का सिस्टम दरम भरम था, और पाकिस्तान में इसका क्या रद्द अमल आया। और इसमें एक बड़ा अहम सवाल लोग उठा रहे हैं कि जो तहरीक लबैक के लोग हैं, उन्होंने कोई इस पे बातचीत नहीं की, बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, वरना तो कोई छोटी-मोटी बात हो वो तो तूफ़ान ले आते हैं। क्या वजह हो सकती है खान साहब? जी देखें, दुनिया के जो जो तरीके लबैक है वो बास इशारों पर काम करती है। इसलिए उनका कोई अपना मुस्तकिल प्लान नहीं है, ना वो सियासी पार्टी है, ना वो मजहबी पार्टी है। वो एक फितना घर है जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो अपने काम की कीमत ले लेते हैं उनसे। जो उनको इस्तेमाल करना चाहे उनसे वो एक कीमत बता देते हैं अपनी कि हमसे इतना, और उसमें वो अपनी पॉलिसी के अंदर कामयाब है। इसलिए ना तो उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पता है, ना उन्हें मुसलमान ममालिक के आपस के तल्लुकात का कोई ऐसा खास इल्म है। उन्होंने तो बस एक खास मौजू अपने लिए चुना हुआ है जो उनकी, जिसके गिर्द वो पूरी पार्टी जो है वो हरकत में रहती है। यही जो उनके बानी थे, उस जमाने में भी हालात और थे। इन मानों में हालात और थे कि भाई बाजीगर और लोग थे फ्रंट के ऊपर, वो उनके हाथों में खेल रहे थे। अब ये है कि और लोग हैं वो उनकी पॉलिसियों के साथ चल रहे हैं, वरना दुनिया के हालात का तो इनके ऊपर क्या इल्म, इनको इल्म होना है। अब ये है कि उनको नए रास्तों पर डाल दिया गया है, जिनको जो उनकी जरूरत जिन लोगों ने उनसे काम लेने थे, अब उनमें फूट डलवा दी गई है। जो हम देख रहे हैं पिछले चंद दिनों के दौरान, इस दौरान जो दुनिया के अंदर हालात हुए थे, ये अपने अलग मंजिल की तरफ से रवा थे। अब वहां पर उन हालात से मुतासर हुए बगैर कि दुनिया में क्या हो रहा है, वहां उनकी आपस में उलझाव शुरू हो गया हुआ है। आपको पता है साद रिजवी और अनस रिजवी जो बाबा जी के बेटे हैं जी, उनका सबसे बड़ा राइट हैंड जो था वो नईम कथा साहब थे, बिल्कुल, जो इंतहाई बदजबान और बेतुकान बोलने वाले शख्सियत थी वो, ये है भी। उनका उनके साथ कोई ना कोई इख्तिलाफ पैदा किया गया है या पैदा हो गया है। अब वो दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है, अगर आपने पिछले चंद दिनों की जो वीडियोज हैं जिनमें फारूक कमांडोज है, अहमद शाह बुखारी है, मोहम्मद तारक सईदी साहब है, इन सब की अगर आपने वीडियो देखी हो तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गंद उछाल रहे हैं, और आजकल अपनी, जिसे कहना चाहिए, तफरके का शिकार है ये पार्टी। तो इसलिए इनको ना तो दुनिया से कोई गरज होती है, ना अपने मामला को दुरुस्त कर, बजाय दुरुस्त करने के अब ये फितना बढ़ना शुरू हो गया है जी। और कोई भी एक दो आवाजें उठी तो है कि हमें इस इख्तिलाफ को इतनी हवा नहीं देनी चाहिए और आपस में तय करना चाहिए, लेकिन जब देखना ये होता है कि इख्तिलाफ की बुनियाद कहाँ पड़ी, उसके पीछे कौन लोग हैं। अगर तो वही लोग हैं जिन्होंने इनको बनाया था, अब उन्हें इनकी जरूरत नहीं रही, तो वो इनसे अलग होना चाहते हैं, तो इनमें फूट डाल के इनको कमजोर करने के लिए जो है ये कदम बाजार उठाया जा रहा है। और ऐन उस महीने में जबकि मुहर्रम के दिन है और मुल्क के अंदर हर वक्त एक सिक्योरिटी का खदशा जो है वो मौजूद होता है कि भाई आपको पता है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के अंदर जो है 1,10,000 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं, जिन्होंने 15 दिन की ड्यूटी देनी है, और उनके साथ 80,000 रेंजर्स के एहलकार जो है वो भी अलग से ड्यूटी दे रहे हैं, जिन्होंने 38,217 मजाले जो है उनकी सिक्योरिटी करनी है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक सूबे के अंदर इतनी बड़ी पुलिस, अब बताएं कि जहाँ 2 लाख बंदे सिर्फ सिक्योरिटी पर मामूल हो, उनका अखराजात कितने होंगे जी, और वो हुकूमत को बर्दाश्त करने पड़ रहे होंगे। तो उसके साथ अब इनका सब जो है वो भी एक खतरा जो है वो खड़ा हो गया। अगर इनकी आपस में जत्थों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई या ये एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ गए तो हुकूमत के लिए एक नया मसला जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो
इसलिए पाकिस्तान के हालात जो है, बजाय दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया के जो हालात पैदा हो रहे हैं उनमें लोग अपने हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन तमाम सूरत हाल से बेनियाज होके आपस की लड़ाइयों से जो हम फारग नहीं हो रहे। अभी आपने देखा कि 14 जवान हमारे शहीद हुए हैं वजीरिस्तान के अंदर जी। वो एक मसला पाकिस्तान के साथ एक अलग मतलब सर हर वक्त उठाए रखता है, और हुकूमती एहलकारों की ये हालत है कि वो हर वक्त नए से नए बयान जारी कर रहे हैं कि हमने ये तरक्की कर ली और हमने ये तरक्की। अभी 3 दिन पहले ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उससे मेरे कान खड़े हो गए थे। तो उसमें जो लिस्ट शाया की थी कि जो मुमालिक दुनिया के इस वक्त बैंकरप्सी के दहाने पे खड़े हुए हैं उनमें पाकिस्तान का दूसरा नंबर था। और हुकूमत ये कह रही थी कि भाई हम जो है इतनी तरक्की कर ली और हमने ये मार लिए हैं, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, और वही हुआ कि 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ गई कि भाई चाइना ने जो है 3.4 अरब डॉलर जो है उसके कर्जे जो है वो मौखर कर दिए हैं। उसे हमें फिर एक सहारा मिल गया। अगर वो मौखर ना करता तो हम वो देने की पोजीशन में नहीं थे। तो उस वक्त लाजमी फिर पाकिस्तान बैंकरप्सी की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट गलत नहीं थी। तो अब एक वक्ती सहारा हमें मिल गया, फिर एक टीका लग गया हमें 3.4 अरब डॉलर की जो हमने वापस करने थे नहीं करने पड़ेंगे अभी सर, उसको मौखर कर दिया गया है। तो इस किस्म की हम एक कमजोर मुल्क है, हमें इन तमाम ग्रुपों से, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो और चाहे कुछ दूसरे जितने भी मजहबी ग्रुप मुल्क के अंदर बने हुए हैं जो मुल्क में बदअमनी पैदा करते हैं, उनसे हुकूमत को जान छुड़ानी चाहिए। और तभी यह है कि मुल्क आगे की तरफ जा सकेगा, वरना ये हर वक्त इनकी आपस की लड़ाई से कोई दुनिया की निगाह जो है वो आपकी तरफ नहीं आएगी। और जब तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आती हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। हमारे पास इतना सरमाया नहीं है कि हम अपने हमारी हुकूमतों के पास कि वो एक सरमायाकारी कर सकें, या जब तक दूसरे मुल्कों के साथ मिलके मुल्क के अंदर नए कारखाने नहीं लेंगे, नई प्रोडक्शन नहीं शुरू होगी, उस तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। अभी मैं कल मंडे की सुबह के दिन हैरान रह गया, यहाँ पे एक तंजीम है न्यू कमर्स जी, क्योंकि इंटरनेशनल सिटी है फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे हर वक्त जैसे आपका यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, वहां पे 27 मुल्कों के लोग आते जाते रहते हैं। कोई 6 महीने के लिए आता है, कोई 3 महीने के लिए आता है, कोई साल के लिए आता है। फिर और बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है। तो यहाँ पे 25 साल पहले एक आइन बनी थी न्यू कमर्स, तो हर महीने एक दफा इकट्ठे होते हैं। उनका नाम भी, उनकी लैंग्वेज भी जो है वो इंग्लिश है, और उसमें वो जर्मनी के हालात के बारे में, ताकि लोग एक दूसरे से मिले, दूसरे मुल्कों से आने वाले यहाँ आपस में उनके तल्लुकात बने, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया किया हुआ है। तो वो कभी कभी डिप्लोमेटिक ब्रेकफास्ट करते हैं जिसमें वो किसी मुल्क के कौंसिल को जो नया आया हो उसको बुलाते हैं, उसको अपने मुल्क के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। कल इंडिया के कौंसिल जनरल जो कि मुसलमान है, मुबारक नाम था उनका, मॉरिशस की बैकग्राउंड है, उनको बुलाया हुआ था ब्रेकफास्ट के ऊपर। तो वहां जो उन्होंने बातें की है उससे पता लगता है कि इंडिया के अंदर क्या तरक्की पिछले 10 साल की हुई है। हम तो सिर्फ मजहब की हमने तरक्की की है ना, आपस में जत्थे बना के एक दूसरे से लड़ने के लिए, एक दूसरे को खराब करने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ दांव उठाने के लिए। पिछले 10 साल के अंदर जो तरक्की हुई है इंडिया के अंदर उसके फिगर उन्होंने जो हमें बताएंगे। इस वक्त इंडिया के अंदर 6250 जर्मन कंपनियां जो है वहां काम कर रही हैं। अच्छा, हाँ जी, ये छोटी फिगर नहीं है। और जिसके अंदर बास कंपनियों के अंदर 20-20 हजार लोग काम कर रहे हैं। बुश है, बुश कंपनी जो है, सीमेंस है, मर्सिडीज है। उन्होंने बताया कि मर्सिडीज ने 40 लोगों से काम शुरू किया था, आज 10,000 आदमी मर्सिडीज के जो पुर्जे बनते हैं इंडिया के अंदर वहां पर काम कर रहे हैं। इसके मुकाबले पे इंडिया की 650 कंपनियां जो है वो यहाँ पर है जिन्होंने बाकायदा जर्मनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टिंग कंपनियां जो है यहाँ जर्मनी के अंदर आई हुई 650। कोई पाकिस्तानी भी आया था? कोई हमारे भी लोग? नहीं, सिर्फ है, मैं एक पाकिस्तानी था वहां पे। अच्छा। तो इस तरह मतलब ये तरक्की वहां पर हो रही है। तुम बताया कि इस वक्त इंडिया का जो रेलवे का नेटवर्क है वो जर्मनी के ताउन से इस वक्त 45,000 किलोमीटर का
उन्होंने इंडिया के अंदर नेटवर्क कर लिया, जबकि चंद साल पहले 10 साल पहले तक सिर्फ वो कोई 20,000 के करीब नेटवर्क था। इतनी बड़ी उन्होंने छलांग मुझे लगाई है। और उन्होंने बताया कि इंडिया की जर्मन हुकूमत जो है वो इंडिया के साथ मिलकर वो चाइना से मूव करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और जिस पर बड़ी तेजी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ जो मोदी साहब जो है वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक दिन होता है जिस दिन जर्मनी के जितने भी सफीर बाहर ममालिक में है वो एक दिन के लिए जर्मनी एक कॉन्फ्रेंस होती है, उस दिन वो यहाँ आते हैं, मतलब उस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको जर्मन हुकूमत की ख्वाहिश पर भारत की हुकूमत के साथ टाई अप किया गया। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत से एक डेलीगेशन आया जिसने उसमें वहां तकरीर की। उसने बताया कि उसमें 200 सफीर भारत के जो दुनिया में, जर्मनी के सफीर जो दुनिया में ममालिक से यहाँ आए हुए थे, उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किए। उसके अलावा 800 जर्मन के इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी कंपनियां जो है उनके लोग उसमें इनवाइटेड थे। और वहां पर उस डेलीगेशन जो इंडिया से आया था 20 मतलब मीटिंगें जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल लोगों से की है। दुनिया इस डायरेक्शन में सोच रही है और इस तरह आगे बढ़ने की कर रही है। और जाहिर बात है कि ये जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई होगी कोई ना कोई मसबत असरात निकले होंगे, क्योंकि हुकूमत, जर्मन हुकूमत इस कोशिश में है कि भाई हम चाइना की बजाय इंडिया में मूव करें और ज्यादा हमारी प्रोडक्शन या हमारी कंपनियां जो है वो अपनी पैदावार को इंडिया में लेकर जाएं। हम इस तरफ कहते हैं कि हमने दुनिया को, इंडिया को तनहा करके रख दिया है। एक 5 दिन की जंग के बाद ही हम इस किस्म के प्रोपेगेंडे के ऊपर अपने लोगों को इन्वॉल्व रखते हैं और अपने लोगों को उलझाए रखते हैं कि हाँ देखो हमने इंडिया के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। और जबकि इंडिया, दुनिया की निगाह में इंडिया तरक्की कर रहा है और इंडिया का, दुनिया का शेयर है उसके अंदर, इंडिया को आगे बढ़ाने के अंदर। और हम इस डायरेक्शन में जब तक पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी या पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जो नहीं होगी, उस वक्त हम इसी तरह जो जिसे कहते हैं दाल रोटी के साथ चलते रहेंगे और मुल्क का कदम जो है वो तरक्की की तरफ उस रफ्तार से नहीं आएगा जिसकी जरूरत है। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, जिस रफ्तार से जरूरियात बढ़ रही है। खान साहब कुछ सवालात हैं मुख्तसर से। पहला तो ये है कि करोड़ों रुपए की इस वक्त जो वीडियो सामने आ रही है कि तहरीक लबैक वाले लोगों से करोड़ों रुपए वसूल करते रहे हैं, महंगी गाड़ियां, फिर कोई ज़मीनें भी अपने नाम करवा रहे हैं रिजवी साहब। तो गवर्नमेंट किधर है, क्यों नहीं पूछती इनसे कि ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? देखिए, जो उनके सरपरस्त है तहरीक लबैक वालों के या तहरीक लबैक के सरबराहान के, वो हुकूमत उनसे ही डरती है, तो फिर हुकूमत कहाँ से बीच में दखल दे? नहीं तो खान साहब कोई मुल्क आपने देखा कि 50 करोड़ तक के जी किसी के ऊपर इल्जाम हो जाए तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और इतनी बड़ी रकम है 50 करोड़, ये पाकिस्तान में मामूली समझी जाती है। एक तरफ हम कहते हैं वो गरीब मुल्क है, इसलिए कि जो जमहूरियत जो है वो अवामी जमहूरियत नहीं है ना, ये तो जागीरदारों की और सनतकारों की, जो बड़े बड़े लोग हैं वही हमारी सियासत में हिस्सेदार है। वो फिर ऐसे फैसले करते हैं जिनसे उनको सेफ्टी मिले, उन्हें सेफ रास्ता मिले। तो इसलिए ये है, अगर अवामी हुकूमत आ जाए तो वहां पे अवामी जमहूरियत मुराद ये है कि भाई जिसमें अवाम के नुमाइंदे मौजूद हों, आम पब्लिक हो। जैसे कि आम वर्कर पार्टी आ गई दिल्ली के अंदर, उसने हर चीज बदल के रख दी कि नहीं रख दी। जब तक यहाँ भी ऐसा इनकलाब नहीं आएगा उस वक्त ये आपको फेस करना पड़ेगा। पूरे मुल्क के अंदर आप बता दें 10% इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई, मुल्क के अंदर महंगाई कहाँ की कहाँ पहुंची हुई है, और अपनी तनख्वाहें उन्होंने 300-300% बढ़ा ली। कोई एहतियात कहीं से आपने सुना? कोई 4 लोग सड़कों पे निकले कि यार ये कितना बड़ा जुल्म है। इसलिए ये माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है। तो फिर जिनकी उन्होंने 50 करोड़ की मदद करनी हो, 50 करोड़ की गाड़ियां भी मिल जाती हैं, उन लोगों को नकद पैसा भी मिल जाता है, जमीनें भी मिल जाती हैं, और इसलिए कि उन्हें पता है आवाम की तरफ से तो कोई आवाज उठ नहीं है हमारे खिलाफ। हाँ साहब, यहाँ पे कामयाब है पाकिस्तान में। अच्छा, ये तो चले आपने कहा कि उन्होंने अपने लिए सारा कुछ किया हुआ है,
कल एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें मैंने प्रोग्राम भी किया था, 1300 बच्चे और बच्चियां जो मदरसे में थी, उनके साथ ज्यादती के केस सामने आए। मुश्ताक अहमद खान, ये सेनेटर हैं, उन्होंने बकायदा तौर पर बताया। और वहाँ पे ना जिनके पास ताकत है वो बोल रही हैं, ना जिनके पास ये सारा कुछ है। सिस्टम में कोई तब्दीली नजर ही नहीं आ रही, फिर भी उसके बावजूद इतने बड़े सानिया होने के बावजूद भी। देखिए, यही तो रोना है कि सब लोग तकरीरें वहां कर देते हैं। मुश्ताक खान साहब जमात इस्लामी के आम रुकन है, क्यों जमात इस्लामी इसको फॉरवर्ड नहीं करती इस बात को? अगर 1300 बच्चों के अंदर ये इतना बड़ा वाकया हुआ है तो कहीं तो पिटीशन दाखिल करें, किसी अदालत का दरवाजा खटखटाएं। तो बात कम से कम अदालतों में बात खुलनी तो शुरू होती है। कुछ ढके हुए छुपे चेहरे इसके सामने आते हैं बहस के दौरान गला की। आपके ख्याल में ये जो बातें करते हैं उसका कोई फायदा नहीं हो रहा? और ये सिर्फ हमारे तमाम सेनेटर्स, तमाम मेंबरान पार्लियामेंट जो थोड़ा बहुत बोलते हैं, वो सिर्फ तकरीर करके वर्ड डालता है। उनके पास तो पावर है, वो खुद क्यों अदालतों में इन मामलों को नहीं लेकर जाते? ये जो अदालत का फैसला है उस पर भी इस वक्त खलबली मची हुई है, मगर कर कुछ नहीं कोई भी सकता ना, इसलिए कि अदालतें खुद देखें। दुनिया में सबसे ज्यादा आम पहुंच किसी को होती है इंसाफ, वो इंसाफ का दरवाजा होता है। कभी अवाम के लिए भी, हुकूमतों के लिए भी। और जो सही जमहूरी मुल्क है जर्मनी जैसे, वो तो अदालतों से रहनुमाई लेते हैं, उनको सवाल भेजते हैं कि भाई हमें इस मामले में रहनुमाई दो कि भाई सही रास्ता क्या है। और हमारे ये है कि अदालतें जो है वो खुद आपस में डिवाइडेड है। अब ये जो फैसला किया है इन्होंने मखसूस नशिस्तों वाला का, दुनिया के अंदर हमारा मजाक बन के रह गए। हमारे खुद अपने जो सीनियर दानिश्वर वकला है, जो ऐसे केस लड़ने वाले नामवर वकला है, वो सारे इसमें इसके खिलाफ है, इस फैसले के खिलाफ है, सबने रिजेक्ट किया है। लेकिन क्योंकि असल हुकूमत ना सिविल की है, ना बास ताकतें पाकिस्तान में हुकूमत कर रही हैं, उन्हीं के दबाव में आके फैसला उन्होंने करवा लिया है। तो इसलिए इसका भी कोई असर नहीं होगा। इससे कोई ऐसी मतलब मुस्तकबिल के अंदर इनके जो मस्बूत मनफी असरात हैं वो चंद अरसे के बाद हम जो है वो सामने आते हैं। और इस फैसले के साथ भी आप ये देख लीजिएगा कि फिर आने वाले वक्त के अंदर इसकी तमाम जो खामियां हैं उससे माशरे के अंदर मजीद खराबियां पैदा होंगी, मजीद इंजामी कमजोरियां जो हैं वो सामने आएंगी। खान साहब, फजल रहमान का क्या रोल है? बड़ा गर्म आजकल उसके गरम गरम बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में तो उसकी अब जरूरत नहीं रही, क्या ख्याल है? इसलिए कि उसको उसकी जरूरत से अब आजाद हो गई ना हुकूमत। पहले तो उसकी एक अहमियत थी, उसने बनाई हुई थी अपनी, वो दोनों तरफ भी खेल लेता था। और फिर ये है कि हुकूमत को उसको पता था कि मेरे वोटों के बगैर हुकूमत कोई चीज पास कर नहीं सकती, ये कम से कम आईने तब्दीली नहीं कर सकती। अब ये है कि वो उसकी जरूरत बाकी नहीं रही। और आपको पता है हमारे तो सियासी जितनी भी दोस्ती हैं वो ऐसी हैं, जरूरत के तहत ही होती हैं। ईश्वर भी मौलाना एक दफा नाराज हो गए थे नवाज शरीफ साहब से कि भाई आप हुकूमत बनाते हुए आपने पीपल पार्टी के साथ तो बात कर ली, हमें नहीं पूछा। अब भी यही होगा कि अब उनको उनकी जरूरत बाकी नहीं रही, इसलिए जो इत्तेहादी हुकूमत है वो उनको ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाएगी। तो वो मौलाना अपना गुस्सा जो अपनी तकरीरों में निकालते रहेंगे। स्पीकिंग पावर उनके पास है, वो फिर और उनके पास तो ये है कि भाई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है कि वो जगह जगह अपने जलसे करके मजहबी बुनियाद के ऊपर अपने जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से वो बात कर सकते हैं। और मजहबी प्लेटफॉर्म है, मजहबी जमात है, लेकिन अब उनकी सारी तकरीरें जो है वो सियासी होती हैं, सियासी मौजूदात पर वो बोलते हैं। यानी कि जो मदरसे बनाए अब काम आएंगे उनके ना, उन मदरसों को बनाए इसलिए कि वो अपनी बात को वजन देना हो या स्टेट पावर उनको चाहिए हो तो फिर मदरसों को इस्तेमाल करते हैं। हाँ साहब, आखिर पे बड़ा अहम सवाल है, ये तहरीक लबैक जिस तरह लोगों को परेशान कर रही है, पिछले दिनों भी ऐसे वाक़यात हमारी नज़र से गुजरे कई इलाकों से। अगर जो लोग हुकूमत चला रहे हैं वो चाहें तो इनको समझा नहीं सकते? और मेरा ख्याल कोई इतना बड़ा काम नहीं है समझाना। देखिए, ये तहरीक लबैक के जो लोग हैं ना, ये फितरतन इनकी उठान ऐसी है कि इन्हें समझाने वाली बात जो है वो
शायद कामयाब ना हो, ये जिद्दी लोग हैं, सिवाय इनके कि उनके ऊपर सख्ती, बहुत ज्यादा सख्ती की जाए, तब शायद ये खामोश होकर बैठ जाए। अब इनका हाल यही है कि इनको आपस में जो है, इनकी ताकत को कमजोर किया जाए, इनमें आपस में ग्रुप इतने बन जाए कि ये आपस में लड़ मड़ के जो है वो खत्म हो जाएगा, और आम आदमी जो मासूमियत में कह लें या इल्मी में कह लें, इनके साथ लग जाता है, वो ग्रुप इनके जिस पब्लिक इकट्ठी कर लेते हैं, वो फिर पब्लिक इनके साथ लगनी बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, जब इनमें आपस में इस किस्म की फूट पड़ जाएगी। इसका एक फायदा ये यकीनन जरूर होगा, इनकी आपस की लड़ाई का। चलिए, बहुत शुक्रिया खान साहब। ना किसी वजह से कुछ टेक्निकल मसला बन गया था, दोबारा फिर खान साहब को लाइन पे लेना पड़ा। कल एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा क्या बिज़नेस है? वो कहने लगे इस तरह प्रॉपर्टी का कोई बिज़नेस है। तो वहाँ पे कहते हैं कि 5 लोग हैं हमारे पास। तो मैंने कहा किस मुल्क से? कहने लगे कि 4 पाकिस्तानी, 1 इंडियन है। तो कुछ लेने देने के मसाइल होते हैं, तो कहने लगे जो इंडियन है वो सबसे ठीक जा रहा है, हमारे लोगों के तो पीछे फिर हमें फ़ोन करने पड़ते हैं और उनको डराना धमकाना पड़ता है, फिर वो पेमेंट करते हैं। वरना जो इंडियन है वो अगर इंडिया भी जाता है तो पेमेंट करके जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो इंडियन है यूरोप में, वो काम पे तवज्जो देते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो वक़्त है वो सबसे कीमती है। अभी खान साहब ने बताया कि कितनी बड़ी तरक्की उन्होंने की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।